નમસ્કાર સીએનબીસી બજારમાં આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ। ત્યારે જ આજની ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે लाइसेंस फोरसना एमडी पंकज कपूर। पंकज जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में। जिस तरह से हमने पूरे इस 1-1.5 साल को देखा है, सबको कह सकते हैं कि घर की वैल्यू पता चल गई कि घर में रहना और घर कितना ज़रूरी है। अब तक हम देख रहे थे सबका पर्सपेक्टिव अलग होता था, कोई रेंट पे रहना पसंद करता था तो कोई घर खरीदना पसंद करता था, लेकिन इस पूरे 1-1.5 साल को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल। आज मेरी सुबह ही एक फ्रेंड से बात हो रही थी और उसने बोला कि रियल एस्टेट की डायनामिक्स बिल्कुल ही चेंज कर दी। मैं बोला हाँ, बात तो सही कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम और बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन आदमी क्लाउड में रह सकता है, मतलब क्लाउड डेटा क्लाउड्स में में काम कर सकता है लेकिन रह नहीं सकता। और पेंडेमिक ने जो है वो लोगों में जिज्ञासा बढ़ा दी कि उनके पास बड़ा स्पेस होना चाहिए, एक घर होना चाहिए। काफ़ी तरीके के एक्सपीरियंसेस भी सुनने के आए कि मेरा एक कलीग थी जिसको रेंट पे रहती थी और उसको कोविड के बीच में, क्योंकि लैंडलॉर्ड घर बेचना चाहता था, उसको वैकेट करना पड़ा और वो सोचने लगी कि उसको अपना घर चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस हुए जिसमें पेंडेमिक ने ज़रूर एक तरीके से सोचने पे मजबूर कर दिया था कि घर की क्या अहमियत है और घर क्यों होना चाहिए। सही बात है। लेकिन इस पूरे 1-1.5 साल में आप देखो तो बहुत सारी जगहों से ऐसी खबरें आई, क्योंकि हम इक्विटी मार्केट में भी काम करते हैं तो कंपनी थ्रू भी पता चल रहा है कि लोग एक्चुअल घर खरीद रहे हैं, इन्वेंट्रीज कम हो रही हैं। कौन सी सिटीज़ का में आपको दिख रहा है कि ज़्यादा डिमांड बढ़ी है? देखिए, अगर सारे शहरों के अंदर जो है वो डिमांड बढ़ी। अगर आप पिछले साल का फर्स्ट क्वार्टर जब लॉकडाउन चालू हुआ था और उसके बाद एक तरीके का जो डिक्लाइन हुआ था, उसके बाद आप देखिए तो कंटिन्यूअस सीक्वेंशियल इंक्रीज आई प्रॉपर्टी में। और मार्च क्वार्टर का डेटा देख लीजिए तो हम शायद प्री कोविड टाइम के लेवल पे पहुंच गए। अगर आप सेकेंडरी मार्केट भी इंक्लूड करते तो शायद हमने बहुत ही अच्छा किया। और ये एक तरीके का बायर्स मार्केट बन के आ गया। और तो आपको ज़्यादातर सारे शहरों में वी शेप रिकवरी होती हुई दिख रही है। कुछ शहरों में ज़्यादा है, जैसे जहाँ पे इंसेंटिव्स ज़्यादा थे, जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी के अंदर कंसेशन किया था, बिल्डर्स जो है बेचना चाहते थे, वहाँ पे और ज़्यादा तेजी आई और ज़्यादा घर बिके। तो तेजी का वक्त वर्ड जो है मैं फिर से डिस्क्राइब कर दें, तेजी जो है प्राइजेस की तेजी नहीं है, ये वॉल्यूम की तेजी है। क्योंकि एक बायर्स मार्केट पे डिस्काउंट्स ऑफर थे और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर की खरीदारी हो रही थी। अब ये और दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हमने सेकेंड वेव का इम्पैक्ट देखा, जो फर्स्ट वेव से भी ज़्यादा था, और हमने 2 महीने, 1.5 महीने का लॉकडाउन भी देखा, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही लॉकडाउन थोड़े ईज़ अप हुए, तो मुझे एक वापस से रिकवरी होती हुई नज़र आ रही थी। मेरा पहले एंटीसिपेशन था कि शायद जो फर्स्ट क्वार्टर का जो डेटा आएगा, ये शायद हमें रिफ्लेक्शन देगा पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से। बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। Q4 में जब मार्केट पूरा पीक कोविड टाइम के ऊपर आ गया था, 1.5 महीने बंद होने के बाद भी ऑल इंडिया लेवल पे केवल 20% का ही डिक्लाइन है सेल्स के लिए। तो ये दिखाता है कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है, जो 1 महीने के ओपन में मार्केट के ओपन होते ही उसने पूरी मार्केट के अंदर रिकवरी ला के दिखा दी। तो एक बायर्स मार्केट ज़रूर है। डिस्काउंट्स बिक रहे हैं, प्राइस लोअर प्राइस पे घर ऑफर है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में। वहाँ पे उसकी वजह से ट्रैक्शन है। और इंटरेस्ट रेट कम होने के लिए आई थिंक ये और एक टाइम आया है जब एवरीथिंग इज फेवरिंग इन फेवर ऑफ द बायर। तो और यही कारण है कि जब आपको पूरी तरीके से जो है एक अच्छी सी रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। आपने एक सही बात कही, जहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा थे या जहाँ पे सरकार ने साथ दिया, जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटियों में कटौती होने की वजह से हमने देखा इन्वेंट्रीज काफ़ी जल्दी खाली होती दिखी या घर जल्दी बिकते दिखे। लेकिन क्या दूसरे राज्यों में भी यही परिस्थिति है कि अगर राज्य ने साथ नहीं भी दिया है फिर भी क्या डेवलपर्स के इन्वेंट्रीज खाली हुई हैं, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, जो भी दाम में मिल रहे हैं लोग घर खरीद रहे हैं? देखिए, एक इन्वेंट्रीज में हमें 5-6% की गिरावट दिखाई दी। अगर आप पहले देख लीजिए तो हम करीब
प्री कोविड टाइम पे हमारे पास कुछ टॉप 8 सिटीज़ में 9.5 लाख यूनिट की इन्वेंट्री थी। आज भी वो 9 लाख है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जिस तरीके से कोविड के वक़्त पे फर्स्ट क्वार्टर में ड्राइड अप हो गए थे, उसमें रिकवरी होती हुई दिखाई दी, क्योंकि हमने है कि बिल्डर्स का कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, उनके पास बड़ी पाइपलाइन है, तो न्यू लॉन्चेस भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन्वेंट्री ज़रूर 7-8% और वाई-ओ-वाई लेवल पे कम हुई है, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि इन्वेंट्री खत्म हो गई मार्केट में से। इन्वेंट्री आज भी है और बायर्स मार्केट है जहाँ पे डिस्काउंट्स ऑफर है, और आपने जैसे बोला कि जिस स्टेट में ने स्टैम्प ड्यूटी कंसेशन किया वहाँ पे ज़्यादा फिलिप दी, लेकिन इसके अलावा कई सारे स्टेट थे जहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी के अंदर कोई कंसेशन नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी आपको रिकवरी होती हुई नजर आई, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी का कंसेशन 5-6 से 6 है, लेकिन उसके अलावा आपके इंटरेस्ट रेट जो हैं वो लोएस्ट हैं हिस्टोरिकली। 15 साल 20 साल बाद इस तरीके के लेवल आपको दिखाई दिया है। बिल्डर्स भी आगे बढ़ के डिस्काउंट दे रहे हैं, और काफ़ी इन्वेंट्री जो रेडी में पड़ी हुई थी, वो काफ़ी ऑफ टेक हुआ। अगर आपको डेटा के हिसाब से देख लीजिए तो टोटल सेल्स जो हो रही है मार्केट में, उसका करीब 25% जो है वो रेडी इन्वेंट्री में आ रही है, जो सेल हो रही है। तो रेडी प्रॉपर्टी 25% कॉन्स्टिट्यूट करती है टोटल सेल्स का, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो इन्वेंट्री है वो रेडी इन्वेंट्री जस्ट 7% बची है। 93% जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्री है। और इस हिसाब से देखिए इन्वेंट्री का जो है वो एक अच्छा सा एक एफिशिएंट लेवल पे चल रही है, जहाँ पे केवल 16 या 17 मंथ्स की इन्वेंट्री पड़ी है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा अभी भी स्ट्रेस है, करीब 60 मंथ की इन्वेंट्री दिख रही है। तो इस तरीके का एक पर्सपेक्टिव है। इन्वेंट्री मैं नहीं बोलता हूँ कि कम हो जाएगी और कम हो जानी चाहिए इस मार्केट में। हमको ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे बढ़ते चले जाएँ, क्योंकि हम एक हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री है। अगर हम अपने यहाँ इन्वेंट्री कम कर देंगे तो स्टील और हम घर बना करके लोगों को कैसे देंगे, तब वो प्राइस राइज होनी चालू हो जाएगी, एक स्पेकुलेटिव मार्केट बनना चालू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम बिकना। वॉल्यूम तो प्रोडक्शन भी हो रहा है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो एक एफिशिएंट मार्केट की जो डायनामिक्स वो मेंटेन करेगी। ये बात आपने सही कही, लेकिन आपने पहले कहा कि प्राइजेस नहीं घटी हैं। जैसे मैंने आपकी एक रिपोर्ट पढ़ी थी पिछले क्वार्टर की, तो उसमें दिख रहा था सिर्फ अहमदाबाद या गुजरात में थोड़े सिटीज़ हैं जहाँ पे हमें प्राइस घटते हुए दिखे। अदरवाइज कौन से ऐसे सिटीज़ आप देख रहे हैं जहाँ पे प्राइस डाउन हुए होंगे या घटे होंगे? देखिए, प्राइजेस में डिस्काउंट आपको हर सेगमेंट में और हर सिटी के अंदर थोड़ा बहुत दिखा है, बट ये क्या होता है कि जब हम सर्वे करते हैं तो हमें कोटेड रेट मिलता है वो प्रॉपर्टी का, उसके बाद बार्गेन होती है, और बिल्डर्स आज के दिन डिस्काउंट जो है वो डिस्गाइज में देते हैं। वो एडिशनल चार्जेस थे वो वेव ऑफ कर देते हैं, तो आपको बेस रेट के ऊपर आपको बेस कोटेड रेट है उसके ऊपर डिक्लाइन नहीं दिखता है। और दूसरा ये है कि जब हम कभी भी डेटा बनाते हैं तो एक डेटा जो है वो मार्केट में अवेलेबल सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, तो जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से स्क्यूड दिखता है। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप देख लीजिए तो पेंडेमिक में हर एक प्रोजेक्ट, चाहे वो लग्जरी सेगमेंट है, वहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट्स थे, अफोर्डेबल में भी डिस्काउंट्स थे, तो डिस्काउंट्स थे इसकी वजह से सेल्स हुई। प्राइस करेक्शन था इसकी वजह से सेल्स हो रही थी। जब इसका रिवर्सल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी सेल्स सस्टेन कर सके। शायद 2%, 4% या 5% तक का ग्रोथ प्राइसेस फिर भी सस्टेन कर ले, लेकिन वो उन्हीं माइक्रो मार्केट में जहाँ पे सप्लाई का प्रेशर ज़्यादा नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि बिल्डर के पास इतना स्कोप है। आज भी जो अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्री है वो इतनी ज़्यादा है कि प्राइस ग्रोथ जो है, मैं नहीं सोचता कि ये स्कोप है। बिल्डर्स के पास लेंडिंग भी इतनी ज़्यादा हो गई, जितना कैश फ्लो आ रहा है वो इतना सस्टेनेबल नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बायर्स मार्केट कंटिन्यू रहेगा, आगे बढ़ के भी रहेगा। नेक्स्ट 1 साल 2 साल तक मुझे नहीं लगता कि ये एक स्कोप है कि जहाँ आपको अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन प्राइसेस दिखाई दे, लेकिन वॉल्यूम ज़रूर बढ़ते रहेगी।
हुए दिखाई देंगे। हम्म। मैंने आपकी रिपोर्ट में पढ़ा था कि जब जो डिमांड देखी गई है, जहाँ पे सेल्स सबसे ज़्यादा दिखाई दिया, उस सिटीज़ में बैंगलोर सबसे आगे रहा है और फिर अहमदाबाद। क्या ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर की डिमांड रही या कोई और वजह आप देख रहे हैं? देखिए, दोनों ही हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर है और दूसरी बात है कि यू नो हमारे देश में एक हाउसिंग जो है एक सोशल सिक्योरिटी का भी तरह काम करता है। तो जब जब हम्म। आप एलिजिबल होते हैं और जब आपको एक वैल्यू ऑफर मिलता है तो काफ़ी लोग जो हैं वो घर खरीदना चाहते हैं। एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास बहुत सारे फेंसीटर हैं जो घर खरीदना चाहते हैं और वो वेट करते हैं एक सही सही भाव का। जब उन्हें वो सही भाव मालूम पड़ता है या फिर एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो आगे बढ़ कर के खरीदते हैं। तो देयर इज़ नो डेप्थ ऑफ डिमांड फॉर इन हाउसिंग। हम्म। हम एक हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री है। प्रॉब्लम तब होती है जब अनअफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है और वो अगर आप देख लीजिए तो पिछले 8 से 10 साल का जो है एक रिजिम रहा जहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ती रही, प्राइसेस बढ़ते रहे, जबकि सेल्स कम होती रही और बिल्डर्स और स्ट्रेस, वो एक स्पेकुलेटिव मार्केट था जहाँ पे बायर्स घर खरीद नहीं पा रहे थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने उसमें करेक्टिव मेजर्स लाए, न्यू पॉलिसी लेके आए और इसके बाद जब पेंडेमिक के वक्त पे जब बिल्डर्स बाध्य हुए कि डिस्काउंट दे करके माल डिस्पोज ऑफ करें, तब जो है वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखाई दे। आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है जो हम्म। मैं सोचता हूँ कि जब बात करते हैं लोग बाग कि ये पेंडेमिक एक एक्चुअल इकोनॉमिक स्ट्रेस का एक पीरियड रहा। इस स्ट्रेस के पीरियड में इस तरीके के वॉल्यूम आने का रीजन क्या था? अगर अगर वो मतलब है कि अगर आप बात कीजिए तो ये ज़रूरी होता है कि कंज्यूमर को काफ़ी इकोनॉमिक स्ट्रेस हुआ है, कई जगह सैलरीज़ कम हुई, सारे तरीके के नैरेटिव्स हैं कि जॉब्स भी गए। हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी घर खरीदार वापस क्यों आ गए? और अगर आप इसका विश्लेषण कीजिए तो घर खरीदार बहुत रहते हैं लेकिन वो अनअफोर्डेबिलिटी के कारण घर खरीद नहीं पाते हैं। जब उन्हें महसूस होता है कि उनकी हम्म। है और वो अफोर्ड कर सकते हैं और एक वैल्यू परचेज है, जब एक एफिशिएंट मार्केट आता है तो वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और यही कारण है तो कि पंकज जी, मुझे ये जानना है कि क्या इसकी वजह ये भी रही कि अफोर्डेबल सेगमेंट में ज़्यादा डिमांड रही? क्योंकि हम देखने जाए तो बैंगलोर है या अहमदाबाद हम देखें या आपके रिपोर्ट में जैसे चेन्नई है, वहाँ अफोर्डेबल सेगमेंट सबसे ज़्यादा देखा गया है, जो कि शोभा डेवलपर्स हैं या ब्रिगेड हैं, जो साउथ बेस्ड कंपनीज हैं, तो उनके ज़्यादातर अप्रोच अफोर्डेबल की तरफ होते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि लग्जरी नहीं लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट ज़्यादा डिमांड में रहा। नहीं, मैं इस पे एग्री नहीं करता हूँ। आप लग्ज़री के अंदर भी अच्छा खासा ऑफ-टेक दिखाई दिया क्योंकि लग्ज़री में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट था। अगर आप हम्म। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़िए पिछले 3 महीने, 4 महीने में अगर आप देख लीजिए तो बहुत सारे लोगों ने इवन लग्ज़री हम्म। में आगे आकर के घर खरीदे और उसका रीज़न था कि स्टैम्प लाइक महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी का जो कंसेशन था वो लग्ज़री पे बहुत बड़ा एक हम्म। बन जाता है, एक और अमाउंट बन जाता है तो बहुत सारे लोग लेकर के आते हैं और लग्ज़री एक हम्म। जहाँ बिल्डर्स ने आगे बढ़ करके डिस्काउंट्स दिए और उसको बहुत सारे लोग जो घर खरीदना चाहते थे, जहाँ पे अपग्रेडेशन डिमांड थी और काफ़ी लोग जो निवेश करना चाहते थे, उन्होंने आकर के वो वैल्यू परचेजेस किए। तो ये अक्रॉस ऑल सेगमेंट है। हमने सेगमेंट वाइज़ भी असेसमेंट किया है। तो सेगमेंट वाइज़ असेसमेंट में भी अगर आप हम्म। देखें अक्रॉस ऑल सेगमेंट में जो डिक्लाइन और जो वापस से उसके बाद उछाल भी होता हुआ दिखाई दिया, वो सब जगह इवनली था, 2-4% ऊपर नीचे था। ये नहीं कह सकते कि अफोर्डेबल सेगमेंट ज़्यादा अच्छा चला और लग्ज़री अच्छा नहीं चला। जहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा था, वो मार्केट में उतनी अच्छी सेल्स होती हुई आपको नज़र आई। જરૂર. તો અત્યાર સુધી પંકજજીએ કીધું કે ડિમાન્ડ તમે જો છેલ્લા 1-1.5 વર્ષમાં ખાસી વધી છે ને એનું મેજર કારણ રહ્યું છે કે દરેક ડેવલપર હોય કે દરેક રાજ્ય હોય એમણે પહેલ કરી છે પ્રાઇઝીસમાં કંઈક ડિસ્કાઉન્ટ આપવાની, કોઈક ને કોઈક રીતે ડિસ્કાઉન્ટ આપીને ઇન્વેન્ટરી ઓછી કરવાની. તો ઇન્વેન્ટરી તો હજુ છે પણ હા, ડિમાન્ડ પણ એટલી વધી છે કારણ કે ઘરેથી લોકો કામ કરી રહ્યા છે. જ્યારે અત્યારે પણ આપણે જે શો કરી રહ્યા છે એ ઘરેથી જ છે. તો આ ડિમાન્ડ વધી છે અને હવે બધાને પોતાના ઘરનું મહત્ત્વ સમજાયું છે અને
પ્રાઇસ થોડો ઘટાડો થાય અને પોતાના બજેટમાં બેસતું હોય ને અત્યારે જે રીતે બધી જ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હોય કે બધી વસ્તુ જ્યારે ફેવરમાં આવતી હોય ત્યારે સારો સમય હોય છે ઘર ખરીદારો માટે, તો એટલા માટે તમે જો આ ડિમાન્ડ વધતી દેખાઈ રહી છે. ત્યારે હવે મુંબઈની પરિસ્થિતિ શું છે એની જાણકારી લઈશું એક નાનકડા વિરામ બાદ. તો पंकज जी बने रहिएगा, हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं. તો એક નાનકડા વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે પ્રોપર્ટી ગુરુમાં. ત્યારે મુંબઈની અત્યારની પરિસ્થિતિ શું છે, મુંબઈમાં ક્યાં ઘર ખરીદારો ઘર ખરીદી રહ્યા છે, ક્યાં ડિમાન્ડ વધી રહી છે અને ક્યાં કેટલો प्राइस घटाड़ो છે, एना पर डिटेल में चर्चा करिए. पंकज जी स्वागत है ब्रेक के बाद. आगे बढ़ेंगे, मुंबई पे बात करेंगे क्योंकि मुंबई पिछले दिनों हेडलाइन बन गया क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने जो इंसेंटिव्स दिए सब बिल्डर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, घर खरीदारों के लिए, तो एक डिमांड ज़्यादातर बढ़ती देखी गई. और हमने तो ये भी देखा कि एनआरआईज जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे उन्होंने भी काफ़ी जम के खरीदारी की है मुंबई में. आपका क्या आकलन रहा? सही कह रहे हैं, मुंबई जो है वो लीड किया ऑल इंडिया में टोटल रिकवरी में. अगर आप देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है. अगर आप टोटल सेल्स देख लीजिए तो 60 सिटीज़ के अंदर टोटल सेल्स करीब 90,000 यूनिट्स अगर मार्च क्वार्टर में देख लीजिए. और उसके बाद थोड़ा 18% का डिक्लाइन ज़रूर हुआ है क्योंकि सेकेंड वेव चालू हुई थी उसकी वजह से. लेकिन जिस तरीके का मार्केट था उसमें से 18 से 19,000 यूनिट की सेल्स जो है वो मुंबई निमाड़ रीजन से आती है. और रीज़न ये है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लाई है. आज अगर देख लीजिए 2,80,000 यूनिट का अनसोल्ड स्टॉक है और 18,000 यूनिट की सेल्स हो रही है. वॉल्यूम वाइज ये सबसे ज़्यादा सेल्स है और सारे सेगमेंट में आपको दिखाई देती है. इसमें ग्रेटर मुंबई का जो रीजन है जो म्यूनसिपल लिमिट में आती है वहाँ पे भी आपको अच्छा सा ग्रोथ होता हुआ दिखाई दिया और अच्छी रिकवरी दिखाई दी प्राइमरी मार्केट में. और सेकेंडरी मार्केट में उसकी 3 गुना ज़्यादा थी. अगर आप देखिए जो बिल्डर का माल जो बिका है वो अगर हम देखते हैं कि अगर 1 यूनिट बिल्डर की बिकती है तो 3 यूनिट के करीब जो है वो सेकेंडरी मार्केट में थी. क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने जो घर एक्यूमुलेट किए थे वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सब उन्होंने, क्योंकि रेंटल की डिमांड कम हुई तो कई लोग जो रेंट पे घर देना चाहते थे वो उन्हें अच्छे रेंट नहीं मिल रहे थे या रेंटल डिमांड कम हो गई थी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम होम टाउन की वजह से काफ़ी लोग घर चले गए थे छोड़ के. तो और जो स्टैम्प ड्यूटी का कंसेशन हुआ उसको देखते हुए बहुत सारे लोग आए. और सेकेंडरी मार्केट जो है वो रेडी इन्वेंट्री होती है तो ज़्यादातर लोग जो है वो रेडी रुझान रखते थे. सेकेंडरी मार्केट में बहुत ग्रोथ हुई. हालांकि प्राइमरी भी हमारी रिकवरी प्री कोविड लेवल की हो गई. तो मुंबई मार्केट और में हुआ है और ये ग्रेटर मुंबई, साउथ मुंबई और जो रेस्ट ऑफ द एमएलआर है जो पेरिफेरल एरियाज है आपको सब जगह पे ग्रोथ होती दिखाई दी. और सब तरीके के बिल्डर्स अंडर कंस्ट्रक्शन में जिन बिल्डर्स ने अच्छे डिस्काउंट्स दिए, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटीज दी, कुछ अच्छी स्कीम्स निकाल के दी, वहाँ पे अच्छी सी ग्रोथ हुई. कई सारे न्यू लॉन्चेस हुए जिसके अंदर अच्छे ट्रैक्शंस हुए. बट हर चीज़ प्रोडक्ट, लोकेशन और उसके साथ प्राइस, ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन था इन्होंने बहुत सारे फेंसिटर को ड्रॉ किया और उसकी वजह से आपको सेल्स होती हुई दिखाई. डेफिनेटली इस पे मैं आगे जानना चाहूँगी. आप कह रहे हैं रेडी जो स्टॉक है वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं. लेकिन इस पूरे कोरोना काल में हमने देखे कई सारे जो वर्कर्स थे वो अपने घर लौट गए थे, सबको वापस बुलाना, काम पे लगवाना, क्योंकि सेकेंड वेव में भले ही थोड़ा स्लो डाउन था लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क तो ऑन था. क्या कोई डेवलपर्स को ये बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं? देखिए हमने एक असेसमेंट किया कि टोटल ऑल इंडिया लेवल के ऊपर टोटल कंस्ट्रक्शन जो है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 जिसमें पेंडेमिक का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था वहाँ पे 40% कम हुआ. तो हालांकि कुछ एक बिल्डर्स थे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी चालू हुआ लेकिन काफ़ी एक अरसा जो गुजर गया था लॉकडाउन के अंदर और उसका इम्पैक्ट था तो करीब 40% ओवरऑल कंस्ट्रक्शन
कम हुआ। और यही होते हुए जिस तरीके की लेंडिंग है रियल एस्टेट सेक्टर पे, हाउसिंग सेक्टर के ऊपर, वहाँ पे पहले भी स्ट्रेस था, और जिस तरीके का रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन कम होने की वजह से जो रेवेन्यू बुक भी कम हुआ है, इससे बिल्डर्स के कैश फ्लो के ऊपर स्ट्रेस है। और पिछले 3 साल 4 साल की जो एक हमने हिस्ट्री देखी है जहाँ पे काफ़ी बिल्डर्स ने डिफ़ॉल्ट किया है, तो डिमांड का जितना रुझान था वो रेडी की तरफ था, अंडर कंस्ट्रक्शन की तरफ इतना नहीं था। और मुझे लगता है कि आगे जाते हुए अंडर कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेस और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले साल हमने कम कंस्ट्रक्शन किया। सेल्स में तो रिकवरी है, लेकिन कई सारे बिल्डर्स हैं जो ओवर लेवरेज हैं और शायद वो अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाएँगे। तो उसको देखते हुए एक स्ट्रेस भी बढ़ गया। तो एक ये पीरियड है जहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ा, सेल्स बढ़ा, लेकिन साथ में स्ट्रेस भी रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बढ़ा। तो एग्जीक्यूशन रिस्क जो है, अगर आप देख लीजिए तो काफ़ी बढ़ गया है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको कोविड का इम्पैक्ट दिखेगा बिल्डर के अपने टाइमली एग्जीक्यूशन को लेते हुए। तो गवर्नमेंट को शायद कुछ इनिशिएटिव करने पड़ेंगे, जिस तरीके का स्ट्रेस फंड उन्होंने लास्ट टाइम बनाया था, स्वामी फंड, जो 25,000 करोड़ का था। मुझे लगता है कि आगे चल करके हमको 2-3 और फंड्स की ऐसी ज़रूरत होगी, क्योंकि जो एक तरीके का एक साइक्लिक होती है चीज़ की, अगर आप मोमेंटम अगर रोक देते हैं किसी चीज़ का, तो और बिल्डर की रनिंग कॉस्ट तो चलती रहती है, तो वो एक प्रोजेक्ट्स में स्ट्रेस पैदा करती है और इसी की वजह से अनवायबल हो जाते हैं। उसको रीइनिशिएट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो जहाँ-जहाँ पे कैश फ्लोज़ के इश्यूज़ थे, वहाँ पे मुझे लगता है कि स्ट्रेस बढ़ेगा। हमने स्ट्रेस टेस्टिंग की थी, करीब 50% ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन सप्लाई इन इंडिया इज़ अंडर अ वेरी हाई एग्जीक्यूशन रिस्क। सो हमारे पास अब प्राइस करेक्शन रिस्क तो इतना नहीं दिखता जितना एग्जीक्यूशन रिस्क दिखता है। और ये शायद कंज्यूमर भी रीड कर रहा है, ओके, और यही ओके। कारण है कि ज़्यादातर जो हुँ, हुँ। डिमांड है, वो आपकी रेडी यूनिट के लिए है। और रेडी यूनिट जो है वो बिल्डर के पास बहुत कम रहती है, ओके 5-7। सर, मुझे ये जानना था, आखिर मैं जानना चाहूँगी क्योंकि समय बहुत कम है, क्या न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं मुंबई में और कहाँ पे डिमांड है? क्विकली अगर आप बता पाएँ। देखिए, लास्ट क्वार्टर ऑल्सो जो है हमें न्यू लॉन्चेस दिखाई दिए, और ये कंटिन्यू हैं, और हुँ, हुँ। बड़ी पाइपलाइन है और अक्रॉस प्लेसेस हैं। आपको सिटी सेंट्रल एरिया में भी न्यू लॉन्चेस दिख रहे हैं और बिल्डर्स की पाइपलाइन दिख रही है, तो आपके पेरिफेरल एरियाज में भी न्यू लॉन्चेस दिख रहे हैं। लेकिन वो प्री कोविड से कम है। न्यू लॉन्चेस करीब 30% लोअर लेवल पे हैं जो प्री कोविड टाइम से चलते थे। लेकिन न्यू लॉन्चेस हैं, और मैं हुँ, ये हुँ। कहता हूँ न्यू लॉन्चेस कंटिन्यू करेंगे। वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि बिल्डर्स के पास बहुत बड़ी पाइपलाइन है। हुँ, हुँ। डेफ़िनेटली, लेकिन कह सकते हैं इन्वेंटरीज़ भी हैं और अभी सारे अट्रैक्टिव प्राइसेज़ भी हैं और डेवलपर्स भी कह सकते हैं थोड़े बहुत डिस्काउंट देने के लिए तैयार भी हैं। तो इन लाइन सारे कह सकते हैं पहलू फ़ेवरेबल हैं घर खरीदारों के लिए, तो होपफुली इसको आगे वाला क्वार्टर भी अच्छा जाए, वैसी अपेक्षा करेंगे, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट जल्दी से बढ़ने की तो कोई ऐसी हम देख नहीं रहे कि जल्दी से बढ़ेंगे। पंकज जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आपकी पूरी डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू સો મચ સર. તો જે રીતે પંકજજીએ કીધું, અત્યારે ડિમાન્ડ તો છે, પણ હા, ઇન્વેન્ટરી પણ હજુ પણ છે અને લોકો હજુ પણ ઘર ખરીદારી કરી રહ્યા છે. આ ક્વાર્ટરમાં પણ એટલી જ ખરીદારી જોવા મળી છે, તો ડેફિનેટલી તમને ઘર ખરીદવું હોય તો એક સારો સમય છે. પંકજજી, बहुत बहुत शुक्रिया. તો પ્રોપર્ટી ગુરુમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. વધુ અપડેટ માટે જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.